नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे स्वामिने तापहारिणे। भारतीय शिक्षण मंडल के आदरणीय पदाधिकारी गण, युवायाम के अखिल भारतीय प्रमुख सुश्री डॉक्टर नीता वाजपेयी, सह प्रमुख अमित रावत जी और भारत माता के प्यारे सपूतों, बहनों और भाइयों, भारतीय शिक्षण मंडल के युवायाम के द्वारा संजाल के माध्यम से यह एक महत्वपूर्ण आयोजन किया जा रहा है। हम सब लोगों ने पर्याप्त तैयारी करके पंजीयन के द्वारा विशिष्ट युवाओं से संपर्क करके इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। स्वामी विवेकानंद की जयंती को 1985 से और राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। युवाओं के प्रतिनिधि के रूप में, चिर युवा के रूप में स्वामी विवेकानंद को सारा विश्व मानता है। जिनकी आयु ही 40 वर्ष से कम थी, मात्र 39 वर्ष 6 माह और 20 दिन में जिन्होंने अपना सारा जीवन कार्य कर लिया और सारे विश्व को चमत्कृत करने वाला क्रांतिकारी कार्य किया, उस स्वामी विवेकानंद के सिवा युवाओं का और प्रतिनिधि कौन हो सकता है। नित्य नूतन चिरपुरातन भारतीय संस्कृति, हिंदुत्व और वैदिक धर्म के जीवित प्रतिनिधि के रूप में स्वामी विवेकानंद को विश्व जानता है। अपने अंदर उन्होंने इस संस्कृति को, धर्म को, जीवन दृष्टि को, जीवन शैली को, इस एकात्म एवं समग्र विश्वव्यापक सर्वसमावेशी सिद्धांत को मूर्तिमंत साकार किया था। इसलिए वे केवल मात्र बताने के लिए प्रतिनिधि नहीं थे, वे रोम रोम से इस भारतीय संस्कृति की आत्मीयता का प्रदर्शन करते थे। इसलिए स्वामी विवेकानंद कहते ही शिकागो की उस सर्वपंथ सभा का दृश्य, 11 सितंबर 1893 का दृश्य हमारी आंखों के सामने आता है कि 5 शब्द स्वामी विवेकानंद ने कहे और 7,000 श्रोताओं से भरे हुए कोलंबस हॉल में स्तब्धता छा गई। एक क्षण के लिए किसी को कुछ समझ में ही नहीं आया और दूसरे क्षण सारा श्रोतृवृंद उठ करके खड़ा हो गया और तालियां बजाने लगा। क्या जादू थी उन 5 शब्दों में? क्या थे वे शब्द? अमेरिका निवासी मेरी प्यारी बहनों तथा भाइयों, सिस्टर्स एंड माय डियर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। 5 शब्द से चमत्कार क्यों हुआ? क्योंकि वो साक्षात किए हुए शब्द थे, हृदय से कहे हुए शब्द थे। आत्मभत सर्वभूतेषु य पश्यति स पश्यति, यह जो भारत का सिद्धांत है, वह सिद्धांत जिसने अपने जीवन में साकार किया था, अनुभव किया था। पिछला 1.5 महीना अमेरिका में पहुंचने से लेकर उस 11 सितंबर के दिन तक, उस शिकागो की उस सर्वपंथ सभा में मंच पर बैठने तक, अमेरिका में स्वामी विवेकानंद ने दर दर की ठोकरें खाई थी। उनको काला, निग्रो, यू नेटिव, गेट आउट, ब्लैक डॉग्स नॉट अलाउड, इस प्रकार के शब्दों का सामना करना पड़ा था। पद पद पर अपमान। वहां पानी के जहाज से उतरते ही उनका जो सामान था वो चोरी हो गया। हड़ कपाती कड़ाके की सर्दी के अंदर स्वामी विवेकानंद को और सामान के डिब्बे के अंदर लकड़ी के खोखों में बैठ करके अपने शरीर की आत्मरक्षा करनी पड़ी थी, प्राण रक्षा करनी पड़ी थी। तो विवेकानंद का स्वागत अमेरिका की नगरी पर वहां के किसी बड़े आयोजक ने नहीं किया था, चोर ने किया था। और वहां से प्रारंभ करके पग पग पर 1.5 माह, पूरे 40-45 दिन तक जिस अमेरिका निवासियों से केवल प्रताड़ना, उत्पीड़ना, भर्त्सना, आलोचना, हमारी संस्कृति का मजाक उड़ाना। व्हाट कल्चर डू यू रिप्रेजेंट? यू डोंट नो हाउ टू ड्रेस। ये कैसे कपड़े पहने?
इस प्रकार की बातें जिस अमेरिका ने सुनाई थी, जब मंच पर खड़े होकर के स्वागत को उत्तर देने का अवसर मिला, तो इस सन्यासी के, इस विश्व बंधु के, इस साक्षात ब्रह्म चैतन्य का अनुभव करने वाले साक्षात्कारी संत के मुख से एक भी कटुता का शब्द नहीं निकला। जिन्होंने अपमान का विषपान कराया था, उनको प्रेम का अमृत पिलाने का काम स्वामी विवेकानंद ने किया। सिस्टर गार्गी के नाम से बाद में सन्यास लेने वाली मेरी लुई बर्क नाम की महिला ने स्वामी विवेकानंद के बारे में पूरा अनुसंधान किया। स्वामी विवेकानंद इन द वेस्ट, न्यू डिस्कवरीज नाम से 6 खंडों में, 1200 पृष्ठ का एक एक खंड, ऐसे 6 खंडों में मेरी लुई बर्क का रिसर्च प्रकाशित है। इस एक दिन के भाषण, 470 शब्दों के भाषण और उस पर उमटी हुई प्रतिक्रिया के लिए उन्होंने 180 पृष्ठ दिए। उस 7000 की श्रोतृवृंद में से एक एक के घर को खोज करके वहां पर मेरी लुई बर्क गई, और उन्होंने जो पढ़ा, उनकी डायरियों में जो जीवित थे उनसे जो सुना, वो चमत्कृत करने वाला था। लोगों ने कहा, उन 5 शब्दों को सुनकर के मेरे पूरे शरीर में बिजली की विद्युत तरंग दौड़ गई। किसी ने कहा, मुझे रक्त में सिरहन होने लगी। किसी ने कहा, मुझे लगा मेरा खोया हुआ भाई मिल गया। किसी ने कहा, बंधुत्व के भाव से मैं ऐसे प्लावित हो गई मानो किसी समुद्र की लहर ने मुझे पूरी तरह से भिगो दिया हो। एक एक व्यक्ति को ऐसा अनुभव हुआ कि ये मेरा भाई है। ये आत्मीयता भारत है, ये आत्मीयता हिंदुत्व है, ये आत्मीयता वेद का संदेश है, ये आत्मीयता भारतीय संस्कृति है। यह एकात्म जीवन दृष्टि, कण कण में व्याप्त उस चैतन्य की अनुभूति भारत है। इसलिए स्वामी विवेकानंद उसका मूर्तिमंत स्वरूप थे। स्वामी विवेकानंद ने भारत को जिया, स्वामी विवेकानंद ने भारत को साकार किया। स्वामी विवेकानंद ने भारत की वकालत की। एलएलबी उनका पूरा नहीं हुआ था। बीए करने के बाद एलएलबी में एडमिशन लिया था। पिताजी बहुत बड़े वकील थे, विश्वनाथ दत्त बहुत बड़े वकील थे, कलकत्ता के जाने माने। स्वामी विवेकानंद ने एलएलबी नहीं की, किंतु भारतीय संस्कृति की जैसी वकालत, जैसी पैरवी, उसके समर्थन में जो तर्कपूर्ण बातें, अत्यंत विश्वास, दृढ़ता और कहीं कहीं पर तो आक्रामकता के साथ स्वामी विवेकानंद ने पश्चिम में रखी है, वह आज सीखने की आवश्यकता है। 125 साल पहले, 130 साल पहले जो अमेरिका की स्थिति थी, आज कुछ कुछ हमारे देश में भी वैसी स्थिति युवाओं में हमको दिखाई देती। वही भोग का प्रचलन, वही शरीर को महत्व देना, उसी प्रकार की पैसे के पीछे भागने की भोग वृत्ति, जीवन का लक्ष्य वित्त में समझना। कल एक बहुत वरिष्ठ प्रचारक शंकरराव तत्ववेदी बता रहे थे कि अमेरिका में भारतीय परिवार के किसी बालक से बात हुई थी और उसको बहुत सारे प्रश्न पूछे, क्या तुम जानते हो क्या ये कौन थे? किसी साक्षात्कारी संत के बारे में पूछा, विवेकानंद के बारे में पूछा, तो बताया विवेकानंद कौन थे? मैं जानता हूं। तो उन्होंने कहा, रामकृष्ण परमहंस से जो संबंध हुआ था वो जानते हो? हाँ जानते हो। क्या प्रश्न पूछा था? क्या आपने ईश्वर को देखा है? तो रामकृष्ण परमहंस ने कहा, हाँ मैंने देखा है। उस बालक को सब पता था। भारतीय मूल का बालक था, अमेरिका में जन्म हुआ था, 2nd जनरेशन अमेरिकन, एनआरआई जिसको कहते हैं, जानकारी पूरी थी। तो इन्होंने उसको पूछा, छोटे से बालक को, 6ठी 7वीं कक्षा के बालक को, क्या तुम भी ईश्वर को देखना चाहोगे? तो उसने उत्तर दिया, नहीं नहीं, मेरे पास समय नहीं है, अभी मुझे अध्ययन करना है। अध्ययन करने के बाद में मेरे को अच्छी पैकेज की नौकरी कमानी है, पैसे कमाने हैं, गाड़ी बंगला कमाना है। ईश्वर को कौन देखना चाहता है? स्वामी विवेकानंद को यही अमेरिका, स्वामी विवेकानंद ने चकाचौंध भरा देखा था। स्वामी विवेकानंद ने एक पत्र में लिखा है, यह अमेरिका ऐसा मजेदार देश है, इसमें 4 लोग इकट्ठे आ जाए तो कंपनी बना लेते हैं, क्योंकि लाभ कमाना ही इनके जीवन का उद्देश्य है, वित्त ही इनके जीवन का उद्देश्य है, भोग ही उनके जीवन का उद्देश्य है। आज का भारत में ऐसे लोग नहीं होंगे। विवेकानंद केंद्र में एक ग्रुप डिस्कशन चल रहा था, स्वाध्याय चल रहा था, और उस स्वाध्याय में बातचीत चल रही थी, मेरा हीरो कौन? उस समय 1998-99 में एक बहुत बड़ा शेयर मार्केट का स्कैम हुआ था। अभी तुम्हारे ये वेब सीरीज कोई आ रही है उसके ऊपर, स्कैम 92 या ऐसे किसी नाम से, इसलिए मैं उसका उदाहरण दे रहा हूं, नहीं तो अभी के युवाओं को समझ में ही नहीं आए।
और एक गुजरात के एक छोटे से और गरीब घर से निकले हुए, मिडिल क्लास फैमिली से निकले हुए एक हर्षद मेहता नाम के शेयर ब्रोकर ने पूरे भारत को हिला दिया। 5,000 करोड़ का वगैरह वगैरह घपला। उस समय 1,000 करोड़ तो समझ में नहीं आता था क्या है। सूटकेस में और प्रधानमंत्री को रिश्वत देने के लिए जाना, और ये सारा मामला प्रसिद्ध हुआ था। हम कॉलेज में थे तब। उसके 6-7 साल बाद नागपुर के विवेकानंद केंद्र में एक युवा शिविर के अंदर चल रहे मंथन कार्यक्रम में मेरे जीवन का आदर्श कौन पूछने पर एक युवा ने बताया, मैं हर्षद मेहता बनना चाहता हूं, तो जो उस समय जेल में था। तो भोग, पैसा कमाना, ये न के न प्रकारेण और श्रीमंत बनना, ये जीवन का लक्ष्य जो अमेरिकी जीवन का लक्ष्य था, वो आज भारत में कुछ हो रहा है। इसलिए आज स्वामी विवेकानंद हमारे लिए अधिक प्रासंगिक हो गए उस समय से अधिक। अमेरिका में स्वामी विवेकानंद ने उस समय जो बातें बताई वो आज हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए उनका जो तर्क है, उनकी जो बताने की शैली है, आज के युवाओं के सामने जब हम भारतीय संस्कृति को समझाने के लिए जाएंगे तब विवेकानंद हमारा साथ देंगे। आज भारत का विरोध करने वाले लोगों के कुतर्कों का उत्तर देने के लिए जब हम अपने आप को बौद्धिक योद्धा के रूप में सन्नद्ध करेंगे, तब स्वामी विवेकानंद हमारा साथ देंगे। इसलिए जब विवेकानंद जयंती पर विषय की बात हुई तो मैंने विवेकानंद का जीवन और संदेश पर बात करने का नहीं कहा। आज तो बहुत लेख आए और बहुत व्हाट्सएप पे आपको स्वामी जी की जीवनी मिल जाएगी, और पढ़ भी लीजिए। स्वामी विवेकानंद का 10 खंडों में साहित्य, उसको पढ़िए। उसकी समग्र छोटी छोटी पुस्तकें भी निकली है उसमें से, उसको पढ़िए। विवेकानंद ने क्या कहा ये बताने के लिए मैं नहीं आया। जयंती क्यों मनानी, क्यों विवेकानंद का स्मरण करना? 150 वर्ष से अधिक हो गए, 158 वर्ष पूर्व जिनका जन्म हुआ 1863 में। आज तो सब कुछ बदल गया ना। 150 साल पहले ये देश परतंत्र था। अभी अभी हमने 1857 के युद्ध में परास्त हुए थे। अंग्रेज भारत में कंसोलिडेट हो रहे थे। 1863 का पृष्ठभूमि बड़ी विचित्र थी। जो अमेरिकी, जो ब्रिटिश है, जो वेस्ट से है, वो अच्छा ये कहने वाली, उस समय स्वामी विवेकानंद ने जो जागरण किया वो आज प्रासंगिक कैसे हो जाता है। इसलिए ये जयंती क्यों मनानी, क्यों युवा दिवस मनाना? तो आज की परिस्थिति उसी प्रकार की मांग करती है। इसलिए जब चर्चा हुई हमारे युवा आयाम के कार्यकर्ताओं के साथ में कि आज क्या विषय लिया जाए, तो मैंने कहा स्वामी विवेकानंद की जयंती पर नए विवेकानंद बनाने का विषय लिया जाए। जयंती का अर्थ ये होता है, जयंती में क्या करना होता है? जयंती में उनका स्मरण करना होता है। उनका स्मरण क्यों करना? उस चरित्र का स्मरण क्यों करना? उनके जीवन का, उनके संदेश का, उनके कार्यकलापों का, उनके अतीत में जीने के लिए नहीं, 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 भविष्य के निर्माण के लिए। अतीत का स्मरण ताकि भविष्य का निर्माण कर सके। हम पूजा करते हैं, क्यों पूजा करते हैं? पूजा शब्द का ही अर्थ है संस्कृत में पुनरेव जायते इति पूजा। जिसकी पूजा करते हैं उसके जैसा हो जाने की बात करते हैं। शिवम भूतवा शिवम यजेत, शिव की पूजा करनी है तो शिव बनना पड़ेगा। तो विवेकानंद की जयंती मनानी है तो विवेकानंद बनना पड़ेगा। आज इस भारत को सैकड़ों विवेकानंद चाहिए, हजारों विवेकानंद चाहिए, क्योंकि आज भारत मां उस मनीषियों के, ऋषियों के स्वप्नों को साकार करने की कगार पर आकर के खड़ी हुई है। इतने वर्षों से, इतने पीढ़ियों से अपने आप को गलाने वाले तपस्वियों के जीवन के ध्येय को पूर्तता करने का समय और अवसर हमारे सामने आ गया। एक धक्का और दो वाली स्थिति आ गई है। 1992 में हम लोग नारे लगाते थे, एक धक्का और दो, बाबरी ढांचा तोड़ दो। आज विदेशी ढांचा जो इस लोगों के मनों में दासता का भरा हुआ है, 1835 की शिक्षा पद्धति से निर्माण, विदेशी मानसिकता का जो ढांचा, पश्चिम की ओर देखने का जो ढांचा है, जो विदेशियत है, जो वस्तु के प्रयोगों में जो विदेशियत है, जो विदेश का है वो अच्छा है, जो इंपोर्टेड है वो मेरे घर में होना चाहिए, ये गुलामी की, दासता की मानसिकता का ढांचा तोड़ने के लिए अंतिम धक्का देने का समय आ गया। एक समय इंपोर्टेड को स्वाभिमान से आदमी दिखाता था, अब यदि चाइनीज मोबाइल होगा तो छिपा करके रखता है देशभक्तों के सामने, शर्म करता है, लज्जा आती है। अब स्वदेशी स्वाभिमान का विषय फिर से बन गया। ऐसे अद्भुत युग संधि पर हम सब लोग काम कर रहे हैं। एक तरफ चारों तरफ से देश घिरा हुआ है,
परिस्थिति इतनी सरल नहीं है, बड़ी विकट है। सुरक्षा की परिस्थिति बड़ी विकट है। चीन ने चारों तरफ से भारत को घेरने का संकट है। एक साथ अभी इस बार के बजट पर चर्चा हो रही थी, कल परसों किसी बिजनेस अखबार में पढ़ा मैंने, उस समाचार पत्र में लिखा था कि इस बार रक्षा का खर्चा 3 गुना बढ़ाने की बात सोच रही है सरकार। क्यों? क्योंकि सरकार को लग रहा है कि दोनों तरफ से एक साथ युद्ध हो सकता है। चीन और पाकिस्तान दोनों एक साथ आक्रमण कर सकते हैं। दोनों फ्रंट पर, दोनों सीमाओं पर युद्ध की तैयारी देश को करनी पड़ रही है। देश के अंदर गद्दार मिल रहे हैं। 1.5 साल पहले सेना को ज्वाइन करने वाला व्यक्ति और देशद्रोही बन करके जासूस बन जाता है। अभी परसों की घटना है, उसको पकड़ा गया। 1.5 साल में ऐसा क्या लालच मिल गया पाकिस्तान से कि वो बन गया उनका जासूस। तो एक तरफ तो ऐसी विचित्र स्थिति है, घर घर में आस्तीन के सांप भरे हुए हैं, प्रत्येक शहर के अंदर। और अभी हमने जो किसान आंदोलन में भी जो तमाशा देख रहे हैं, कैसे देशद्रोही किसानों के बीच में घुस करके और किसानों के आंदोलन को बदनाम करने का प्रयत्न कर रहे हैं। हर बात में गांव गांव के अंदर ये एक छोटी सी बात पे कहीं फ्रेंच या डच कोई वहां पर गड़बड़ करता है, फ्रांस में वो चार्ली एब्दो में कोई मोहम्मद पैगंबर के बारे में और कोई व्यंग्य चित्र आता है, और भारत के गांव गांव के अंदर दंगे होते हैं। तो एक तरफ तो सुरक्षा को लेकर के, राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर के ये स्थिति, वैचारिक रूप से कितनी बड़ी चुनौती एक तरफ है। विचित्र विचित्र तर्क देने वाले लोग रोज टीवी के ऊपर डिबेट देखते हैं तो ऐसा दिमाग खराब होता है कि ये कहना क्या चाह रहे। अभी कल महाराष्ट्र के एक बड़े प्रतिष्ठित अखबार में, इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप का जो महाराष्ट्र का अखबार है, जैसे हिंदी में जनसत्ता है वैसे मराठी में लोकसत्ता है, उस इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के अखबार में एक किसी दाभोलकर का, दत्त दर्शन दाभोलकर का लेख आया। वो कहता है स्वामी विवेकानंद हिंदू धर्म के प्रतिनिधि नहीं थे, स्वामी विवेकानंद ने हिंदू धर्म को जगाया, ये झूठ है। इतना बड़ा कुतर्क, फैक्चुअल मिस्टेक्स वाला, और एक प्रतिष्ठित अखबार छाप देता है। किस उद्देश्य से? जानबूझ करके। जब दिवाली होती है, जब होली होती है, तब उसके विरुद्ध बातें क्यों छापी जाती है? पूरा का पूरा माध्यम तंत्र इस प्रकार से सांस्कृतिक रूप से आक्रमण कर रहा है, वैचारिक रूप से आक्रमण कर रहा है। हमारे कैंपसेस, यूनिवर्सिटियों के, विश्वविद्यालयों के परिसर या वैचारिक संघर्ष का अड्डा बन रहे हैं। और वैचारिक संघर्ष नहीं हो रहा, एक तरफा और भारत के विरुद्ध का विचार पनप रहा है। केंद्रीय विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर्स के द्वारा जाति का जहर घोला जा रहा है, संप्रदायवाद का, नक्सलवाद का, अर्बन नक्सलवाद का जहर घोला जा रहा है। एक तरफ ऐसी संकट की घड़ी है, मैं विघ्न वार्ता पढ़ सकता हूं। हमारे पूर्णकालिक कार्यकर्ता को बंगाल में भेजते हैं, बंगाल की घटनाएं पढ़ करके उसकी मां को ब्रेन हेमरेज हो जाता है। एक तरफ यह स्थिति है कि कार्यकर्ताओं के, हमारे भारतीय शिक्षण मंडल के अध्यक्ष कलकत्ता में अपना भाषण दे रहे हैं और उस समय उस कार्यक्रम के ऊपर आक्रमण होता है कलकत्ता के अंदर। फिजिकली आकर के कुर्सियां पटकी जाती है, जिस व्यक्ति ने हॉल दिया उसका आंख फोड़ने तक उसके ऊपर आक्रमण होता है। ये एक तरफ ये स्थिति है पूरे देश के अंदर, और दूसरी तरफ विश्व भारत की ओर आशा से देख रहा है। भारत की यूनाइटेड नेशंस की, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के लिए चुनाव होता है तो 182 देश भारत के पीछे खड़े होते हैं। 52 इस्लामिक देशों में से 48 इस्लामिक देश भारत को और मत देते हैं कि भारत को सुरक्षा परिषद में जाना चाहिए। सऊदी अरब भारत के साथ खड़ा होता हुआ, संयुक्त अरब अमीरात भारत के साथ खड़ा हुआ, बहरीन, कुवैत जैसे देश, कतार जैसे देश, ओमान जैसे देश, जॉर्डन जैसे देश, जो किसी समय भारत के साथ नहीं थे, आज भारत के साथ दिखाई देते हैं। 193 देशों में लोग योगाभ्यास कर रहे हैं, सूर्य नमस्कार कर रहे हैं, अपना माथा जमीन पर टिका करके भारत माता को वंदन कर रहे हैं। सारे विश्व में योग प्रचलित हो रहा है, सारे विश्व में आयुर्वेद प्रचलित हो रहा है, सारे विश्व में इस कोरोना महामारी में नमस्ते प्रचलित हो रहा है। भारतीय संस्कृति की पुनः दिग्विजय सारे विश्व में हो रही है। एक तरफ संकट घर के अंदर, और दूसरी तरफ विश्व आपके तरफ देख रहा है। आपकी जीवन शैली पर रिसर्च हो रहा है, आपके मंदिरों के ऊपर रिसर्च हो रहा है, आपकी स्थापत्य कला पर रिसर्च हो रहा है। वास्तुकला आज अमेरिका का सबसे महंगा आर्किटेक्चर है। अमेरिका में जो वास्तुशास्त्री होता है उसको सबसे ज्यादा पैसा मिलता है। ज्योतिष विद्या के ऊपर जर्मनी में रिसर्च हो रहा है। संस्कृत भाषा ब्रिटेन के विद्यालयों में और कंपलसरी, मैंडेटरी की जा रही है। वैदिक गणित हर विद्यालय में हॉलैंड में पढ़ाया जा रहा है।
तो एक तरफ आपकी संस्कृति की विजय हो रही है, दिग्विजय हो रही है। सारा विश्व देख रहा है कि भारत को फिर से गुरु बनाया जाए, भारत के पीछे खड़ा हुआ जाए। भारत के विश्वविद्यालयों की विश्व में मांग है। आज विश्व में सर्वाधिक मांग वाला कोई शिक्षा संस्थान होगा, देखो उसमें अभी भारतीयता नहीं आई, अभी गुरुकुल नहीं बना, फिर भी सर्वाधिक उच्च शिक्षा का कोई संस्थान जिसकी मांग विश्व में होगी तो वो आईआईटी है। अभी तक आईआईटी में विश्व के विद्यार्थियों के लिए खोला नहीं था, इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति से खोल दिया। आईआईटी में विदेशी विद्यार्थी एडमिशन ले सकेंगे, यदि ये खुल गया ना तो सारी दुनिया नालंदा जैसी आईआईटी में लाइन लगाएगी, क्योंकि आईआईटी से टॉपर्स जाकर के नासा को चला रहे हैं, आईआईटी के टॉपर्स जाकर के गूगल को और फेसबुक को चला रहे हैं। इतना ही नहीं, विद्यालयी शिक्षा में मुझे पता नहीं हम में से कितने लोगों को पता है, सीबीएसई का इंटरनेशनल सिलेबस, सीबीएसई आई उसको कहते हैं, सीबीएसई आई का जो इंटरनेशनल सिलेबस है, उस इंटरनेशनल सिलेबस से चलने वाले 400 से अधिक विद्यालय विश्व में है, और वो जहां जहां पर है वहां वहां के सर्वोत्तम विद्यालय माने जाते हैं। सिंगापुर के बेस्ट स्कूल, चेन ऑफ स्कूल्स है जिसमें 6 विद्यालय सिंगापुर में है, जो चेन ऑफ स्कूल विद्यालयों की जिसके अंदर, और सिंगापुर का सबसे और प्रतिष्ठित व्यक्ति अपने बच्चे को एडमिशन दिलाना था, प्रवेश दिलाना चाहता है, वो सीबीएसई द्वारा संचालित विद्यालय, हमारे नागपुर के संचालक है उनकी चेन ऑफ स्कूल सिंगापुर में, सीबीएसई आई का सिलेबस लेकर के। कुवैत का, अबू धाबी का, दुबई का, संयुक्त अरब अमीरात के सारे 40 विद्यालय सीबीएसई आई के संयुक्त अरब अमीरात में, वहां का बेस्ट स्कूल सीबीएसई का स्कूल। आप सोचो, और हमारे यहाँ के माता पिता आईसीएसई में एडमिशन देना चाहते हैं, कैम्ब्रिज में एडमिशन देना चाहते हैं। ये जो विदेशी मानसिकता का भूत चढ़ा है, उसको एक अंतिम धक्का देने की आवश्यकता है, लेकिन वो भावना के बूते पर नहीं होगा, नारे लगा करके नहीं होगा, भारत माता की जय बोल करके नहीं होगा। उसके लिए शुद्ध रूप से तर्क के साथ न्याय के सिद्धांतों का पालन करते हुए, गौतम मुनि के द्वारा दिए हुए न्याय का जो शास्त्र है, उस शास्त्र की तैयारी करके और तर्क के आधार पर अपनी बात को सब प्रमाण रखने वाले युवाओं की आवश्यकता है, प्रमाण के साथ, विथ प्रूफ। नोबडी शुड बी एबल टू चैलेंज। दिल्ली विश्वविद्यालय में बोलते समय आजकल वो बड़ा वायरल भी हो रहा है, वो पता नहीं किसने उठा लिया, आईवीएस के ने या किसी ने, और वो खूब वायरल हो रहा है। मेरे ही पास लोग भेज देते हैं आपका वीडियो देखा करके, 4 साल पहले दिया हुआ भाषण है दिल्ली विश्वविद्यालय में। उस भाषण में मैंने कहा वास्को दी गामा ने भारत को नहीं खोजा, भारत ने वास्को दी गामा को खोजा। भरूच का कान्हा भाई गया था और वो कान्हा भाई ने जाकर के वास्को दी गामा, अब पता चला उसका नाम कांजी भाई था। अभी उसके ऊपर गुजरात में अनुसंधान हुआ, इतिहास संकलन समिति के लोगों ने उसके ऊपर पीएचडी की, कौन वास्को दी गामा को लेकर के आया था, उसके जहाज कैसे थे, वास्को दी गामा ने अपनी डायरी में लिखा है। मैंने भाषण दिया, उस भाषण में दिल्ली विश्वविद्यालय में नवभारत टाइम्स का पत्रकार खड़ा होगा, उसने न्यूज छाप दी। दो सुबह भाषण हुआ, दोपहर तक इंटरनेट के एडिशन में आ गया कि, और हम तो भारतीय शिक्षण बोलता है तो भारतीय शिक्षण मंडल को ज्यादा लोग जानते नहीं, उन्होंने तो कहा संघ कहता है कि वास्को दी गामा ने भारत को नहीं खोजा, ये हेडलाइन दे दी। अब शाम तक तो पत्रकारों के फोन, ऐसा लगा कि बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी खड़ी हो जाएगी, किंतु सब प्रमाण मैंने archives.org से वास्को दी गामा की डायरी, जो मूल स्पेनिश में और जिसका अंग्रेजी अनुवाद भी उपलब्ध है, जर्नल ऑफ वास्को दी गामा करके, वो जर्नल ऑफ वास्को दी गामा को डाउनलोड करके रखा था। और जो पत्रकार मेरे को फोन करता था उसको कहता है ईमेल दे, मैं तेरे को भेज देता हूं। पृष्ठ संख्या 46 पर नीचे फुटनोट में वास्को दी गामा ने खुद लिखा है कि कान्हा भाई आया था और वो मेरे को लेके गया था। अब बोलो, कंट्रोवर्सी हुई नहीं, किसी को पता ही नहीं चला, नवभारत टाइम्स के अलावा किसी ने खबर छापी नहीं, क्योंकि सत्य छापना कोई नहीं चाहता, लोग तो कंट्रोवर्सी चाहते हैं। मीडिया आज हमारा ऐसा है, लेकिन हम प्रमाण के साथ बात करेंगे तो बोलती बंद कर सकते हैं। इसलिए सब प्रमाण अपनी बातों को रखने वाले, ना मूलम लिख्यते किंचित, ये महाभारत का संदेश है। बिना प्रमाण के कोई बात नहीं बोलनी, हवा में कोई बात नहीं बोलनी, जो बोलो उसका प्रमाण हमारे पास होना है। उसके लिए अध्ययन करना पड़ता है, उसके लिए पुस्तकें पढ़नी पड़ती है, प्रतिदिन पढ़नी पड़ती है, व्हाट्सएप को छोड़ना पड़ता है, फेसबुक को छोड़ना पड़ता है, उसके जगह अपने मोबाइल में किंडल डाउनलोड करना पड़ता है, ई पुस्तक डाउनलोड करना पड़ता है, पुस्तक.org का ऐप डाउनलोड करना पड़ता है, जिसके ऊपर आप हिंदी, अंग्रेजी, मराठी, गुजराती अनेक भाषाओं की पुस्तकें पढ़ सकते हैं। और ऐसे पुस्तकों का चयन करके पढ़ना,
उनकी नोट्स लेना केवल पढ़ने से नहीं होता। ये मनोरंजन के लिए पढ़ने वाला साहित्य नहीं है, ये उपन्यास नहीं है, ये श्रृंगार का साहित्य नहीं है, ये मनोरंजन का साहित्य नहीं है, ये ज्ञानवर्धन का साहित्य है, ये अपनी जानकारी बढ़ाने वाला साहित्य है। इसका अध्ययन करना पड़ता है, और केवल अध्ययन करने से नहीं होता, अपनी वैचारिक स्पष्टता के लिए स्वाध्याय करना पड़ता है, विचार करना पड़ता है। अध्ययन यानी पढ़ना, पठन तो पहली बात है, उसको हमारे यहाँ पर श्रवण कहा, क्योंकि पहले हमारा श्रुति पर महत्व था। इसलिए बड़ों से बातों को सुनना। वेद कभी रचे नहीं गए, वेद की ग्रंथ की रचना नहीं हुई थी, वेद को तो ग्रंथ बाद में वेद व्यास ने बताया। पीढ़ियों तक, हजारों नहीं लाखों वर्षों तक वेदों का संरक्षण कैसे हुआ? पीढ़ी दर पीढ़ी श्रुति से हुआ। गुरु शिष्य को और बोलता था, शिष्य सुन सुन करके दोहराता था और दोहरा करके रट जाता था, और उसमें जो गुरु का प्राण शिष्य में आरोपित होता था, उससे वेद की रक्षा हुई, उससे हमारे शास्त्रों की रक्षा हुई। अब वो श्रवण थोड़ा कम हो गया, अभी भी चलता है, अब तो ई बुक फिर से आने लगा। मैं तो हमेशा कहता हूं चक्कर पूरा चलता है, ये काल चक्र है। बीच में ऐसा लगा कि पढ़ाई शब्द आ गया, अध्ययन के लिए हिंदी में शब्द आ गया पढ़ाई, यानी पढ़ाई मतलब अध्ययन करने का अर्थ पढ़ना है। हमारे अध्ययन करने का अर्थ पढ़ना नहीं था, हमारे यहाँ अध्ययन करने का अर्थ था सुनना। स्वाध्याय का पहला चरण था श्रवण, दूसरा चरण था मनन, तीसरा चरण था निधिध्यासन। श्रवण मनन निधिध्यासन, सुनना, फिर गुनना, मन के अंदर कॉन्टेम्पलेट करना उसके ऊपर, लिसनिंग प्रॉपरली, एक्टिवली, नॉट पैसिवली, पूरा ध्यान दे करके। अभी फेसबुक पे बैठे या जूम पे बैठ करके सुन रहे हैं और सुनते समय अपने मोबाइल में कुछ और काम कर रहे हैं, तो दैट इज पैसिव लिसनिंग, दैट इज नॉट एक्टिव लिसनिंग। जब पूरे कंसंट्रेशन के साथ, एकाग्रता के साथ सुनेंगे तो वो श्रवण होगा। और जब वो श्रवण होगा, हियरिंग और लिसनिंग में ये फर्क है, अंग्रेजी में समझा जाए तो। कान के पर्दे पर जाकर के ध्वनि कंपन लगते हैं, दैट इज हियरिंग, सुनना। सुनना हो रहा है, लेकिन लिसनिंग नहीं हो रहा, श्रवण नहीं हो रहा। लिसनिंग मतलब आपका मन भी वहीं पर है, आप पूरा ध्यान देकर के सुन रहे, ऐसा जैसे चातक और बारिश की बूंद की प्रतीक्षा, वर्षा की बूंद की प्रतीक्षा करता है, और चातक के समान और उत्सुकता के साथ गुरु के वचनों को, उसके शब्दों को ग्रहण करना अपने हृदय में, फिर वहां पर उसको मथना, घुमाना, मनन। आज पहली सीढ़ी फिर से पढ़ना हो गया, श्रवण की जगह पुस्तक पढ़ते हैं, तो ठीक है पढ़ो, पढ़ने के बाद मनन करो। अब पढ़ने वाला फिर ई बुक और ई से आगे ऑडियो बुक, ऑडियो बुक आ गई तो फिर श्रुति में आ गए, चलो बढ़िया है, टेक्नोलॉजी के माध्यम से श्रुति में आ गए। आलस के कारण आ गए वो अलग बात है, कौन पढ़ेगा? तो बोले पीडीएफ खोल दो और फिर कंप्यूटर मेरे को पढ़ के सुनाएगा। आज सारे विदेशों में ऑडियो बुक की धमाल है, सारे पुस्तकों के किंडल ने ऑडियो बुक कर दिए कि आप कान में कर्ण पिशाच लगा करके और पुस्तक को सुनो। मैंने कहा बहुत बढ़िया, वेद फिर से श्रुति आ गई, ये घूम फिर करके हमारे पास ही आएंगे। सारे विश्व की शिक्षा व्यवस्था को 15 साल के अंदर गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था में बदल देंगे, ये संकल्प लिया हमने। 2018 में गुरुकुल सम्मेलन में हो रहा है, टेक्नोलॉजी से हो जाएगा, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम से हो जाएगा, इंटरनेट से हो जाएगा, सब गुरुकुल बन जाएंगे। ऑडियो बुक आ गए, तो श्रवण, मनन, निधिध्यासन, अंदर में गुनना, गुनने के बाद में निधिध्यासन, उसका नित्य स्वाध्याय करना, नोट्स लेना। अपने नोट्स के द्वारा खुद के हाथ से जब नोट्स लेते तब वो दिमाग में पक्का होता है। उसके तर्क, उसके फ्लो चार्ट बनाना। अब तो आज आपके पास पीपीटी है, पीपीटी में उसके तर्क के फ्लो चार्ट बना करके, चित्र बना करके उस विषय को तैयार करना। और फिर स्वाध्याय के बाद में तैत्तरीय उपनिषद का ऋषि करता है, स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम मां प्रमदितव्यम, फिर बोलना, उसके लिए मंडल चलाना साप्ताहिक। हर सप्ताह को 1 घंटे का मंडल, प्रत्येक युवा आयाम का मंडल होना चाहिए। प्रत्येक प्रांत में युवा आयाम के 20-20, 25-25 मंडल खुलने चाहिए। मंडल में क्या करना, सप्ताह में 1 दिन कम से कम 4, अधिक से अधिक 12 लोग एकत्रित आकर के 1 घंटा शिक्षा के विषय पर चिंतन करेंगे। चिंता नहीं करेंगे, समस्या की चर्चा नहीं करेंगे। चर्चा किसकी करेंगे? उपाय की चर्चा करेंगे, समाधान की चर्चा करेंगे। नॉट डिस्कसिंग दी प्रॉब्लम्स बट डिस्कसिंग दी सॉल्यूशन। 1 आवर ऑफ मंडल, ये स्वाध्याय और प्रवचन का अभ्यास है। अपने विचार को दूसरे के समझाने का तरीका, ये 3 चरण होने से हमारा विचार स्पष्ट होता है। आज मां भारती को वैचारिक युद्ध लड़ने वाले योद्धाओं की आवश्यकता है।
आज बलिदान की आवश्यकता नहीं। आज भगत सिंह, चंद्रशेखर, राजगुरु आज होते, सुभाष चंद्र बोस आज होते तो हाथ में बंदूक नहीं लेते, हाथ में बम नहीं उठाते। बम उठा करके और लोकसभा में डालने की बात नहीं होती। आज वो एक अच्छा सुंदर 140 कैरेक्टर में एक ट्वीट का बम मारते, तर्कपूर्ण, विचारपूर्ण, अपने और पूरे साक्ष्य के साथ, मूल की बात लेकर के, अध्ययन करके, विचारों के साथ में, नई बात, मौलिक बात, सामने वाला, सुनने वाला एकदम अचंभित रह जाए। अभी 2 दिन पहले अंग्रेजी में मेरा भाषण हुआ और भारतीय शिक्षा व्यवस्था के ऊपर, भारतीय कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन के ऊपर। कल मैंने सबको भेजा। आज सुबह एक बड़ी मजेदार प्रतिक्रिया आई। एक एनसीईआरटी में बहुत वर्षों से जो प्रोफेसर है, उन्होंने कहा, आज ये सुनने के बाद पता चला कि एजुकेशन क्या है पता ही नहीं था और खुद को एजुकेशनिस्ट मानते थे। वो बहुत अच्छे, प्रामाणिक और बहुत अच्छे विद्वान हैं। मैं उनको बहुत मन से सम्मान करता हूं। लेकिन उन्होंने इस बात को क्यों कहा? क्योंकि उनको मौलिकता से भारतीय शिक्षा क्या है ये पता चला। केवल अकबर की जगह राणा प्रताप का पाठ आ जाने से भारतीयता नहीं आएगी। उससे केवल भगवाकरण नहीं आएगा। पूरी शिक्षण विधि बदलनी पड़ेगी और उसके लिए अध्ययन करना पड़ेगा, उसके लिए तपस्या करनी पड़ेगी, उसके लिए विवेकानंद जैसा अंदर जाकर के तपना पड़ेगा, आत्मसात करना पड़ेगा, साक्षात्कार करना पड़ेगा। और फिर जब आप बोलोगे तो आपका एक एक शब्द सामने वाले के हृदय पर आघात करेगा। ऐसे हजार विवेकानंद तैयार करना युवायाम का काम है। विवेकानंद जयंती मनाना युवायाम का काम नहीं। स्वामी विवेकानंद के ऊपर पुष्प चढ़ाने के लिए विवेकानंद जयंती युवायाम नहीं बनाएगा। विवेकानंद बनने की तैयारी हो तो यहां पर रजिस्ट्रेशन करो, पंजीयन करो। विवेकानंद जैसा अपना सर्वस्व समर्पित करने की तैयारी हो तो। मां भूखी है, मां को भोजन नहीं मिल रहा। विवेकानंद ने ईश्वरचंद विद्यासागर के विद्यालय में नौकरी की प्रिंसिपल के रूप में। उस समय कुछ 12 रुपए उनको मासिक सैलरी मिलती थी। उसमें घर का भोजन नहीं होता था। पिता की मृत्यु के बाद में दान कर दिया था पिता ने। सब कोर्ट के केसेस चल रहे थे और ये युवा नरेंद्र परेशान होता था। रामकृष्ण के पास जाता था, कहता था मां से कहो कि मेरी मां की चिंता करे। एक भाई क्रांतिकारी हो गया, एक भाई ने पता नहीं कहां चले गए। 3 भाई थे, बारिंद्र, भूपेंद्र और नरेंद्र। भूपेंद्र नाथ दत्त क्रांतिकारी हुए, 1956 तक जिए। बारिंद्र ऐसे ही चले गए। विवेकानंद सन्यासी हो गए। एक बहन थी और उस बहन की शादी नहीं हो पाई तो उस बहन ने आत्महत्या कर ली। यदि विवेकानंद परिवार की चिंता करते तो आज भारत भारत होता क्या? विवेकानंद रोती मां का विचार करते तो आज का भारत भारत होता क्या? मां बलिदान मांगती है, मां वीरता मांगती है, मां समर्पण मांगती है, मां सर्वस्व का समर्पण मांगती है। 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटे से काम नहीं चलेगा, पूरा जीवन देना पड़ेगा। विवेकानंद ने दिया है। इसलिए विवेकानंद जयंती मनानी तो विवेकानंद बनने की तैयारी होनी चाहिए। अध्ययन किया, पश्चिम का भी अध्ययन किया, हेगेल को पढ़ा, कांट को पढ़ा और पढ़ करके उसकी काट दी। इसलिए जब अमेरिका में बोलते थे तो सामने अमेरिका के लोगों को, क्रिश्चियन लोगों को जितना बाइबल नहीं पता था उतना विवेकानंद को पता था। और इसलिए लंदन में जब उनको चर्च ने भाषण देने के लिए बुलाया, अपने जो उनके फादर जिनकी ट्रेनिंग चलती है, जो और धर्म प्रचारक बन करके जा जा करके सब जगह कन्वर्शन करने के लिए पूरे विश्व में जिनको भेजना है, ऐसे एंग्लिकन चर्च के फादर के सामने बोलने के लिए लंदन में स्वामी विवेकानंद को बुलाया। पूछा क्या विषय लेंगे? तो स्वामी विवेकानंद ने विषय लिया गो बैक टू क्राइस्ट। और वहां पर उन्होंने उन चर्च के अधिकारियों के सामने स्पष्ट, ये साहस या तो विवेकानंद में था या गांधी में था। चर्च के लोगों के सामने मुंह पर कहा, व्हाट यू आर प्रैक्टिसिंग इज नॉट क्रिश्चियनिटी, इट इज चर्चियनिटी। चर्च हैज गॉन अवे फ्रॉम व्हाट क्राइस्ट सेड। और लोगों ने कहा आप इसे कैसे कह सकते हो? उन्होंने बाइबल में से उदाहरण दिए, क्राइस्ट ने ये कहा था तुम ये कर रहे हो, क्राइस्ट ने ये कहा था तुम ये गलत कर रहे हो। ये अध्ययन था। कुरान उनका पढ़ा हुआ था, किसी मुसलमान से ज्यादा वो कुरान जानते थे। पूरे विश्व का विचार लेकर के विवेकानंद खड़े हुए। आज हमको ये अध्ययन करने की, ये तप करने की तैयारी है क्या? आज हमारा इतना धैर्य है क्या? आज हमारे पास में इतनी धारणा शक्ति है क्या? इतना कंसंट्रेशन, इतनी एकाग्रता है क्या? हम तो टीवी चैनल भी 1 मिनट तक नहीं रखते, 1 मिनट में चैनल बदलते रहते, इतनी अपनी धारणा शक्ति है। व्हाट्सएप के कितने बड़े बड़े लंबे मैसेज हम पूरे पढ़ते हैं। अभी चल रहा है, अभी सब लोग कह रहे हैं व्हाट्सएप छोड़ के सिग्नल पे जाओ, व्हाट्सएप छोड़ करके टेलीग्राफ पे जाओ। बोले क्यों? तो बोले प्राइवेसी के उसने बदल दिए नियम, अब वो अपना डाटा बेचेगा। कहां लिखा है? पढ़ा क्या? ओरिजिनल पढ़ा?
जिन लोगों ने मेरे को भेजा, मैंने उनको पूछा पॉइंट नंबर बताओ ना उस प्राइवेसी स्टेटमेंट में। मैंने पूरा पढ़ा है, कहीं पर भी नहीं लिखा है कि तुम्हारा डाटा बेचेगा। मैं व्हाट्सएप की साइड नहीं ले रहा हूं, मैं हमारे पढ़े लिखे लोगों की मूर्खता बता रहा हूं कि व्हाट्सएप पे जो फॉरवर्ड आता है उसको व्हाट्सएप ज्वाइन करो, छोड़ो, इससे मेरे को कोई लेना देना नहीं। भारत मैसेंजर है एंड्रॉइड पे, उसको ज्वाइन करो। वो भारत के हमारे युवा कार्यकर्ता ने शहडोल के बनाया हुआ है, भारतीय शिक्षण मंडल से जुड़ा है वो युवा कार्यकर्ता शहडोल का, हमारे महाकौशल प्रांत के युवा आयाम का कार्यकर्ता है, उसका भारत मैसेंजर है। आईओएस में नहीं है, एप्पल में नहीं है, लेकिन एंड्रॉइड में है। उस भारत मैसेंजर को प्रयोग करो, स्वदेशी का प्रयोग करो। व्हाट्सएप से मेरे को कोई प्रेम नहीं है, लेकिन मिस इन्फॉर्मेशन के शिकार मत बनो। ये जो मार्केटिंग के लिए, सिग्नल का मार्केटिंग करने के लिए झूठे मैसेज कोई भेजता है, तो उसके बलि पड़ने से पहले सिग्नल की भी प्राइवेसी स्टेटमेंट पढ़ लो भाई। ये छोटी छोटी बातों में वैचारिक था, उसके लिए अध्ययन करना पड़ेगा। उसके लिए 4 पेज की प्राइवेसी पॉलिसी एग्री करने से पहले पढ़ने का साहस रखना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा। उसके लिए अंग्रेजी सीखनी पड़ेगी। मातृभाषा में शिक्षा हम मानते हैं, मातृभाषा में होनी चाहिए शिक्षा, लेकिन अंग्रेजी सीखनी चाहिए नहीं चाहिए ऐसा थोड़ी है। अंग्रेजी नहीं आती इसलिए हिंदी बोलता हूं ऐसा नहीं है, अंग्रेजी में भी बोल सकते हैं, अंग्रेजी भी सीख सकते हैं, अंग्रेजी भी पढ़ सकते हैं, अंग्रेजों को अंग्रेजी सिखा सकते हैं। ये विवेकानंद की ताकत थी। 4 पीएचडी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में इस बात पर हुए हैं, स्वामी विवेकानंद कॉन्ट्रीब्यूशन टू इंग्लिश लैंग्वेज। हमने भी किया, भारतीय शिक्षण मंडल में आनंदशाला नया शब्द दिया, उसके लिए अंग्रेजी में शब्द बनाया, ब्लिसिनार, किसी डिक्शनरी में नहीं मिलेगा। सेमिनार एम्ड एट ब्लिस। हम अंग्रेजी को भी सुधार देंगे, अंग्रेजी को भी पाणिनि का तड़का लगा करके अंग्रेजी को भी साइंटिफिक बना देंगे। तुम आ गई ना भारत में, तुम गंगा नहा ली, तुम भी पवित्र हो जाओगी। इसलिए अंग्रेजी का विरोध नहीं है, हमारी हमारी माँ से प्रेम है, हमारी संस्कृत से प्रेम है, हमारी हिंदी से प्रेम है, हमारी गुजराती, मराठी, तमिल, तेलुगु से प्रेम है, लेकिन अंग्रेजी का विरोध नहीं है। अंग्रेजी को भी सीखना पड़ेगा, क्योंकि उनकी भाषा में उनसे बात करनी पड़ेगी ना। अंग्रेज देशभक्त, अंग्रेजी जानने वाले देशभक्तों से भी तो बात करनी है। तिरंगा देशभक्त कहता हूं मैं उनको, वो भगवा देशभक्त बनाना है ना तिरंगा देशभक्तों को। वैचारिक योद्धाओं का ये काम है। इसलिए आज माँ भारती को भगत सिंह चाहिए, चंद्रशेखर आजाद चाहिए, सुभाष बोस चाहिए, राजेंद्र प्रसाद लाहिड़ी चाहिए, स्वतंत्रवीर सावरकर चाहिए, किंतु तलवार वाले नहीं, बंदूक वाले नहीं, बम उठाने वाले नहीं, हाथ में कलम लेकर के, हाथ में लेखनी लेकर के, वाणी की शक्ति को लेकर के, अपने उंगलियों में टाइपिंग की शक्ति में विचार के लेख लिखने वाले, रिसर्च पेपर लिखने वाले, भारतीय ज्ञान परंपरा में रिसर्च करने वाले, आधुनिक विषयों में रिसर्च करने वाले, वैचारिक विषयों में रिसर्च करने वाले, भारत की विचार शक्ति को, भगवत गीता के विचार को, इस एकात्म जीवन दृष्टि के विचार को इकोनॉमिक्स में कैसे लागू करेंगे, पॉलिटिकल साइंस में कैसे लागू करेंगे, सोशियोलॉजी में कैसे लागू, फिजिक्स में कैसे लागू करेंगे। जगदीश चंद्र बसु ने वही किया ना। सारे जगत में प्राण है, ईशावास्यमिदं सर्वम कहता है ईशावास्य उपनिषद। हमने कहा फिजिक्स से सिद्ध करेंगे। उन्होंने सिद्ध किया वनस्पति में प्राण है, वो सिद्ध कर रहे थे कि लोहे में प्राण है, वो सिद्ध कर देते कि पत्थर में प्राण है। ईश्वर ने अच्छे व्यक्तियों को आयु कम देते हैं, उनके साथ बहुत सारी प्रताड़ना हुई, उनके साथ बहुत सारी धोखाधड़ी हुई, उसके कारण डिप्रेशन में चले गए और उसके कारण जल्दी देह छोड़ना पड़ा जगदीश चंद्र बसु के। अरे पर 110 वर्ष हो गए ना, आज हमारे बीच में इंजीनियरिंग के विद्यार्थी, आईआईटी के विद्यार्थी रजिस्टर करके बैठे, क्या करोगे? आज पर्यावरण का विनाश हो रहा है। आज सारा विश्व पर्यावरण को भोग दृष्टि से देखता है। वो सोचता है कि ये वनस्पति, नदी, पर्वत हमारे भोग के लिए बना है, क्योंकि कुरान में लिखा है, क्योंकि बाइबल में लिखा है। इसलिए सारा का सारा पश्चिम का जो व्यापारी तंत्र है वो भोग पर आधारित हुआ, और उसने पूरी की पूरी पर्यावरण का इतना शोषण कर लिया कि आज अस्तित्व का संकट हो गया। अंग्रेजी में वो कहते हैं एग्जिस्टेंशियल प्रॉब्लम हो गया। और हमारे यहाँ नदी माँ है, उस माँ की रक्षा कौन करेगा? विदेशी आकर के करेगा तुम्हारी माँ की रक्षा। तुम्हारे गांव की गंगा, यहाँ नागपुर में नाग नदी थी, वह नाग नाला बन गया। वो नागपुर वालों की माँ है, उसकी कौन रक्षा करेगा? ऐसी हर गांव की नदी की रक्षा कौन करेगा? वैचारिक योद्धा, कर्मशील योद्धा होने चाहिए। इसलिए अभी आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ वो निसर्ग नाम की एक संस्था के लोग भी जुड़े हुए हैं। उनका काम ही है हर गांव के लिए निसर्ग रक्षक खड़ा करना। देना पड़ेगा ना समय, बलिदान करना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा। कौन युवा है? वही युवा है जो अपने देश के लिए एक बलिदान करता है, नहीं तो काय का युवा।
आग लगे ऐसे यौवन को, जो केवल श्रृंगार में रमने के लिए और छोरियों के पीछे भागने के लिए, विसल बजाने के लिए, वो काय की तरुणाई? अरे तरुणाई तो तब है जब अपनी मातृभूमि के लिए बलिदान करने का साहस हो। 16 साल का खुदीराम बोस, 18 साल का अनंत कानेरे बलिदान हो जाते हैं। 22 साल का मदनलाल धिंगरा हंसते हंसते फांसी पर चढ़ता है, और फांसी के पहले जब अंतिम इच्छा पूछते तो कहता है कि सुगंधित तेल और कंघा ला करके देना, तुम्हारी लंदन की जुओं ने मेरे बाल खा लिए, माँ मैं तो फांसी चढ़ रहा हूं, अपनी माँ से मिलने जाऊंगा तो श्रृंगार करके थोड़ा सज धज करके जाऊं। मदनलाल धिंगरा आज तुमको पूछता है क्या करोगे, क्या बलिदान करोगे? रोज 5 घंटे दे सकते हो, 4 घंटे दे सकते हो, अध्ययन कर सकते हो, अपने ग्रंथों का अध्ययन कर सकते हो, अपने उपनिषदों का अध्ययन कर सकते हो, अपने धर्मशास्त्रों का अध्ययन कर सकते हो। यंत्र सर्वस्व जैसे ग्रंथ है जिसमें वैमानिकी प्रकरण है, उसका अध्ययन कर सकते हो। नहीं कर सकते कोई बात नहीं, संस्कृत नहीं आती, आधुनिक विषयों पर रिसर्च कर सकते हो, वैचारिक विषयों पर रिसर्च कर सकते हो। ये नक्सल, ये कम्युनिस्ट, ये माओवादी इतना सारा टुकड़े टुकड़े गैंग बना करके हमारे और परिसरों को खत्म करे। हम में से कितनों ने मार्क्स को पढ़ा है? उन्होंने तो पढ़ा ही नहीं, कन्हैया कुमार ने तो पढ़ा ही नहीं मार्क्स को, लेकिन हमने भी नहीं पढ़ा ना, इसलिए हम मार्क्स के बारे में काट नहीं कर सकते। हमने पंडित दीनदयाल उपाध्याय को भी नहीं पढ़ा, हमने विवेकानंद को भी नहीं पढ़ा। हम नारेबाजी करना जानते हैं, हम भारत माता की जय जोर से नारा देते हैं, लेकिन वो भारत माता की रक्षा के लिए बलिदान क्या दोगे? कितना समय दोगे? कितने घंटे बैठोगे? अपनी लेखनी का उपयोग क्या करेंगे? अवनींद्रनाथ ठाकुर को भगिनी निवेदिता जगा देती है और वो भारत माता का चित्र बना देते हैं, जिस तरह से क्रांति हो जाती है। सुब्रमण्यम भारती को ललकारती है और सुब्रमण्यम भारती भारत भक्ति स्तोत्र लिख देते हैं। अरविंद को हाथ पकड़ करके और बड़ौदा के फिलॉसफी पढ़ाने के कक्षा से बाहर निकाल करके कहती है, तुम्हारी माँ वहां पर और परतंत्र है और तुम यहां पर प्रोफेसरी कर रहे हो। इसके लिए जन्म हुआ है, गणित पढ़ाने के लिए जन्म हुआ है, फिलॉसफी पढ़ाने के लिए जन्म हुआ है। अरे मां के लिए क्रांति कर पड़ो, चल पड़ो, छोड़ो अपनी नौकरी, जीवन समर्पित कर दो। ये ऐसे वैचारिक विद्याओं को आज भारत माता मांगती है। अंतिम लड़ाई है ये, जो अगले 5 वर्ष अंतिम लड़ाई है। ये भारत का नहीं, विश्व मानवता का भविष्य तय करेंगे। इस 5 वर्षों में तय होगा कि विस्तारवादी, स्वार्थी और सारे विश्व को अपने पैरों के नीचे पादाक्रांत करने वाला चीन विश्व का नेता होगा, या बेनिवोलेंट, कल्याणकारी, सारे विश्व का मार्गदर्शन करने वाला, सारे विश्व को संपदा से भर देने वाला, सारे विश्व को प्रेम ज्ञान का संदेश देने वाला भारत विश्व का नेतृत्व करेगा। अगले 5 साल तय करेंगे, और उस 5 साल में आप अपनी नौकरियां ढूंढते रहो, आप छोकरियां ढूंढते रहो। मेरा करियर था, जिस समय इतिहास करवट बदल ले रहा था और जिस समय भारत माता और विश्व गुरु बनने के लिए सन्नद्ध हो रही थी, आपके शादी करके, मैंने तो की नहीं इसलिए मेरे को तो कोई पोता पूछने वाला नहीं, आपको अपना पड़पोता पूछेगा। तब तुम क्या कर रहे थे दादाजी? तब पोपले मुंह से बताना, अरे तब मैं अपने करियर की चिंता कर रहा था। अवसर है, अभी तय करने का अवसर है। विवेकानंद का वाक्य है, जीवन समर्पित तब किया जाता है जब यौवन है, तरुणाई है, शक्ति है, क्योंकि भगवान के चरणों में वह पुष्प अर्पित नहीं किए जाते जो म्लान और मुरझाए हुए हो। तरो ताजा, अभी पुष्पित पल्लवित हुए हुए कुसुम ही, मुकुल ही, खिलने वाले पुष्प को मुकुल कहते हैं। ऐसे मुकुल ही अर्पित किए जाते हैं। कौन है, कौन बनेगा विवेकानंद, कौन बनेगा मुकुल? मां ऐसे वैचारिक योद्धा मानती है जो ये तप करने को तैयार हो, जो ये स्वाध्याय करने को तैयार हो, जो अपने जीवन को गलाने को तैयार हो, अपनी, अपने परिवार की, अपने माता पिता की भी चिंता छोड़ करके भारत माता की चिंता करने वाले विवेकानंद आज मां को चाहिए। और 100 से नहीं चलेगा। विवेकानंद ने तो 100 कहा था, मुझे 100 याद दे दो, मैं विश्व का कायापालट कर दूंगा। तब जनसंख्या भी कम थी और चुनौतियां भी कम थी, और 100 भी नहीं मिले थे उनको। जिस राष्ट्र के लिए अपना सारा जीवन गला दिया, उस भारत ने स्वामी विवेकानंद को 100 युवा भी नहीं दिए। 1902 के जुलाई में उनका बलिदान हुआ था। 1902 फरवरी की घटना है। स्वामी विवेकानंद रात के समय और अपने कक्ष के बाहर बरामदे में और घूम रहे थे, और वहां पर उनके ही एक सन्यासी कार्यकर्ता गोपाल, उसकी वृद्ध मां, गोपालेर मां करके उनको जानते हैं रामकृष्ण भाव संघ के अंदर, वो गोपालेर मां वहां पर रात को नींद नहीं आ रही थी इसलिए बैठी थी। वो गोपालेर मां ने ध्यान से सुना कि स्वामी विवेकानंद क्या कह रहे। वो बंगाली में और इधर उधर शेर की भांति घूमते हुए कुछ बड़बड़ा रहे थे। और क्या बोल रहे थे? वो बंगाली में अपनी मां को पुकार रहे थे, भवतारिणी मां को, और मां को पुकार कर रहे थे, मां
100 ही तो मांगे थे, उतने भी नहीं दिए तुमने। अब ये शरीर और साथ नहीं देगा मां, कौन मेरा स्वप्न पूरा करेगा? उस विवेकानंद का वह मृत्यु से पहले का आर्तनाद मुझे रात भर सोने नहीं देता। जब से यह घटना पड़ी है तब से रात रात भर आवाज आती है, मां 100 ही तो मांगे थे। जिन्होंने हमारे लिए सब कुछ गला दिया। उस चेन्नई में, मद्रास में पार्थसारथी मंदिर के पीछे युवाओं को किए हुए आह्वान में विवेकानंद कहते हैं, मेरे पास इस राष्ट्र के पुनर्जागरण की, विश्व के कल्याण की, मानवता के उद्धार की योजना है। मुझे वो योजना ऋषियों ने, मां ने दिखाई है। मैं तुम्हारे साथ वो योजना बांटना चाहता हूं। उस योजना पर काम करने के लिए आ जाओ। यदि तुम आओगे तो मैं तुम्हारे साथ काम करूंगा। पिछले 30 वर्षों से 24 घंटे 365 दिन मां भारती के लिए अपना जीवन अर्पण करने के बाद, जब से पूर्णकालिक प्रचारक बना हूं, तब से हर क्षण यह अनुभव किया है कि कंधे से कंधा मिलाकर के विवेकानंद मेरे साथ काम करते हैं। क्या आप विवेकानंद के साथ काम करना चाहते हो? क्या आप विवेकानंद बनना चाहते हो? तो आपका आह्वान है आज इस विवेकानंद जयंती के दिन। मां मांगती है, मां का खप्पर खाली। भवानी मंदिर में अरविंद ने लिखा है, खप्पर वाली का खप्पर खाली, रक्त मांगती खप्पर वाली। शोणित से तिलक करो मातृभूमि का, शोणित से बलिदानों से और मातृभूमि का अर्चन करो। यह आह्वान करते हैं भवानी मंदिर में। और वो वहां आनंद मठ में भी वह सन्यासी गाता है, मधुकैट बारे हरे मुरारे मधुकैट बारे। कौन मातृभूमि के लिए बलिदान करेगा? आज भवानी मंदिर की सन्यासिनी और आनंद मठ का सन्यासी आपसे आह्वान कर रहा है, क्या भारत के लिए अपने जीवन का समर्पण करने की तैयारी है? आज युद्ध करने की आवश्यकता नहीं, आज वैचारिक युद्ध की आवश्यकता है। इसलिए आज वैचारिक युद्ध चाहिए। भारतीय शिक्षण मंडल ने तय किया था 50 विस्तारक बनाएंगे, अभी 38 ही बने हैं, 12 बाकी। और 50 से क्या होगा? संकट इतना गहराया हुआ है, चारों तरफ से आक्रमण है, सारे विश्व के विश्वविद्यालयों में षड्यंत्र हो रहे भारत के विरुद्ध। हमारे विदेशों में बैठे हुए भारतीय हमारे विरुद्ध लिख रहे हैं, संस्कृत के बारे में लिख रहे हैं, हमारी संस्कृति के बारे में लिख रहे हैं। हम कब किताबें छापेंगे? एक राजीव मल्होत्रा की किताब छापने से क्या होगा? एक संजीव सान्याल कब तक लड़ेगा? हजारों संजीव सान्याल, हजारों संक्रांत सानू, हजारों राजीव मल्होत्रा चाहिए जो अध्ययन करके पुस्तक लिखेंगे। क्या भारतीय शिक्षण मंडल के युवा आयाम के प्रत्येक प्रांत में ऐसे एक एक विवेकानंद, एक एक राजीव मल्होत्रा देने की शक्ति है? ये आह्वान करने के लिए आज की विवेकानंद जयंती। आइए हम अपने जीवन में संकल्प करें, मां भारत माता के लिए बलिदान करने का, अपना समय लगाने का, अपना सर्वस्व अर्पण करने का। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ये सब कुछ तो मां ने दिया, ये शरीर मां ने दिया। उस किसान ने अन्न उगाया, उसको खाकर के हमारा पेट शरीर पला हुआ है। आज यदि हम उस किसान की समस्या का समाधान अपने वैचारिक दृढ़ता से और समस्या के समाधान के लिए वैचारिक यज्ञ करके, तप करके नहीं दे सकते, तो हमारे जीवन पर लांछन है। ऐसे जीने से तो लाश अच्छी। शिव है कि शव है, यह प्रश्न है। यदि शिव है तो बलिदान करेंगे, शव है तो ठीक है, चलते फिरती हस्ती गाती लाशें है। नौकरी करो, पैसा कमाओ, ईएमआई से कार खरीदो, बंगला खरीदो, ईएमआई के कर्जा भरते रहो, ऋणम कृत्वा घृतम पीबे, चार वाक कह करके करते रहो। अपने जैसे 2-4 और पैदा कर दो। देश की संख्या में और 130 करोड़ की आबादी, उसको 150 करोड़ की आबादी कर दो, 1.5 अरब की कर दो। दुनिया की 7 अरब आबादी में और 2-4-10 शून्य लगा दो। यही पुरुषार्थ और यही पौरुष बाकी है तो वही कर दो, या फिर अपने जीवन को सार्थक कर दो और अपना सर्वस्व अर्पित कर दो, और अपनी बुद्धि को, अपनी प्रतिभा को, अपनी क्षमता को, अपनी लेखनी को, अपने समस्त कलाओं को, अपनी वक्तृता को, अपनी कविता को, सबको भारत माता के लिए अर्पित कर दो। जीना तेरे लिए, मरना तेरे लिए, हर क्षण तेरे लिए, ऐसा भारत माता को अर्पित करने वाले वैचारिक योद्धाओं को आज मां भारती मांगती है। यही आह्वान करते हुए विवेकानंद जयंती पर स्वामी विवेकानंद के चरणों में अपने प्रणाम व्यक्त करता हूं। धन्यवाद परम आदरणीय संगठन मंत्री जी। ऐसी ओजस्वी और दिव्य वाणी को सुनने के बाद हम सभी मंत्रमुग्ध हुए हैं। हम में से कई लोगों के मन में कुछ प्रश्न होंगे, कुछ विचार होंगे, और आपके चैट बॉक्स में वो कुछ प्रश्न आए भी हैं। मैं हमारे उत्तर कर्नाटक प्रांत के युवा आयाम प्रमुख श्री सूरज जी से अनुरोध करता हूँ कि ऐसे सभी प्रश्न यहाँ प्रस्तुत करें।
धन्यवाद अंकित जी। सबसे पहले मैं मुकुल जी का बहुत आदर व्यक्त करना चाहता हूँ कि उन्होंने वो अपने उत्तम उद्बोधन से हम सब लोगों को एक वैचारिक योद्धा बनाने के लिए जागृत किया। तो सबसे पहले मैं अभिषेक शुक्ला जी का प्रश्न लेना चाहता हूँ, जो आईआईटी गुवाहाटी में पढ़ते हैं। तो उनका प्रश्न है कि हाउ कैन आई कंट्रीब्यूट बिल्डिंग अ ग्रैंड नैरेटिव ऑफ भारत, स्टोरी ऑफ भारत that we all need to be proud of, and how to train oneself to become a वैचारिक योद्धा। मुकुल जी। भारत की जो जीवन दृष्टि है आज विश्व को उसकी आवश्यकता है, और इसलिए भारत को विश्व माने इसके लिए भारत को शक्तिशाली होना आवश्यक है। भारत तब भी शक्तिशाली, जब शक्तिशाली होगा तब भारत को लोग मानेंगे, और इसके लिए सभी क्षेत्रों में भारत की शक्ति को बढ़ाना यह हमारा काम है। चैट बॉक्स में किसी अभिषेक सिंह ने ये भी लिखा है क्वेश्चन आंसर में कि पैसों के बिना क्या होगा। पैसों से कुछ नहीं होता है। आज अमेरिका सबसे गरीब देश है। अब आपको आश्चर्य होगा मैं ये क्यों कह रहा हूं। 21 खरब डॉलर के अमेरिका की और इकोनॉमी है, जीडीपी है, और उसके ऊपर 28 खरब डॉलर का कर्जा है। अभी आप देख लो जाकर के, नेशनल डेट ऑफ यूएस नाम की वेबसाइट में जाकर के देख लो। नेशनल डेट क्लॉक इस नाम से अमेरिका की वेबसाइट है, जो आपको बता देगी 28 खरब डॉलर का कर्जा, 21 खरब डॉलर की आमदनी। पैसा नहीं है, भीख मांग करके सामर्थ्य है। क्यों? टेक्नोलॉजी है, ज्ञान है, सारे पेटेंट उनके पास है। दुनिया के सारे जितने अच्छे लोग हैं उन सबको उन्होंने इकट्ठा किया। भारत का टॉपर वहां पर जाता है, चाइना का टॉपर वहां पर जाता है, जापान का टॉपर वहां पर जाता है, कोरिया का टॉपर वहां पर जाता है, वहां की खोज करता है। आज भारत में वो ताकत है। आज सारे विश्व को कोविड की 2 वैक्सीन भारत ने दिए है सबसे पहले। हमारे पास वो प्रतिभा की शक्ति है। इसलिए पैसे से काम नहीं होता, आज भी ज्ञान से ही काम होता है। ज्ञान की शक्ति से ही हम आगे बढ़ेंगे। इसलिए वो ज्ञान की शक्ति अर्जित करनी पड़ेगी, तब हमारा जो ग्रैंड नैरेटिव इतने वर्षों से चला आ रहा, एकात्म जीवन दृष्टि का, जिसको एकात्म जीवन दर्शन के रूप में पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने बताया, उससे पहले बद्रीसाह टुलदारिया ने दैशिक शास्त्र के रूप में 1921 में पुस्तक लिखी थी। भारत की विश्व दृष्टि विश्व तब मानेगा। मैंने भी जीडीपी के स्थान पर ग्रॉस नेशनल कंट्रीब्यूशन, जीएनसी, ये विश्व के विकास का परिमाण होना चाहिए, मैंने भी लेख लिखा है, मैंने भी लिखा है। कौन मानेगा भाई? जब तक आप ताकतवर नहीं होगे आपकी बात क्यों मानेगा? आपको ताकतवर बंद करके दिखाना पड़ेगा, और वो ताकतवर पैसे से नहीं बनेगा, ज्ञान से बनेगा। उसके लिए तप करना पड़ेगा, उसके लिए वैचारिक योद्धा बनना पड़ेगा, उसके लिए समर्पित होना पड़ेगा, रिसर्च में समर्पित होना पड़ेगा, अनुसंधान करना पड़ेगा। धन्यवाद जी। अगला प्रश्न पंजाब प्रांत है, अमन राणा का। वो पूछते हैं कि रियल इन्वेंशन, इनोवेशन एंड रिसर्च में भारत के विश्वविद्यालय के आउटपुट इतने कम क्यों हैं, और इसको हम कैसे बेहतर कर सकते हैं? रिसर्च फॉर रिसर्जेंस फाउंडेशन भारतीय शिक्षण मंडल ने तैयार किया है, वो इसी के ऊपर काम करता है। कम क्यों है उसका कारण एक ही है ना, सबसे सारा अच्छा आपका जो टॉपर है वो तो विदेश में चला जाता है, नंबर 1, नंबर 2 जाता है मल्टीनेशनल कंपनी में, नंबर 3 मूर्खता करके आईएएस बन जाता है। इंजीनियरिंग और मेडिकल और आईआईटी करने के बाद में पता नहीं उसको क्या सूझती है, तो यूपीएससी के एग्जाम, लाखों लोग दिल्ली में बैठ करके यूपीएससी के एग्जाम दे रहे हैं। पता नहीं क्या उस भ्रष्ट कैडर के आकर्षण है कि हमारे अच्छे बच्चे वहां पर जाकर के सड़ जाते हैं, और केवल भ्रष्टाचार और उस शिक्षा लाल फीताशाही में अपना सारी प्रतिभा गवा देते। तीसरे, चौथे, 5वें दर्जे का व्यक्ति विश्वविद्यालय में जाकर के और रिसर्च कर रहा है, इसरो में जाकर के रिसर्च कर रहा है। तीसरे चौथे दर्जे के विद्वान के भरोसे इसरो मंगलयान भेज देता है, चंद्रयान भेज देता है। तो इसलिए तीसरा चौथा जब इतना विद्वान है, तो नंबर 1 यदि भारत में रह गया, टिक गया, तो क्या चमत्कार हो सकता है। इसलिए विश्वविद्यालयों के रिसर्च को यदि आगे बढ़ाना है तो हमारे को पैशनेट रिसर्चर चाहिए, हमको समर्पित रिसर्चर चाहिए, और वो तैयार करने का काम रिसर्च फॉर रिसर्जेंस फाउंडेशन कर रहा है। धन्यवाद जी। अगला प्रश्न है प्रीति गुप्ता, गुना, मध्य प्रदेश से। वो पूछती हैं कि क्या स्वामी विवेकानंद जी का सनातन धर्म की फिलोसफी को नया शिक्षा नीति में ऐड किया जा सकता है, और कैसे? सूर्या जी, नया शिक्षा नीति के बाद का सुना ही नहीं दिया, फिर भी नया शिक्षा नीति में लागू किया है कि यही पूछा होगा? हाँ जी ना, तो लागू किया हुआ है। नई शिक्षा नीति पूरी विवेकानंद विचार पर ही आधारित है। 2 जगह पर नाम भी लिखा है,
लेकिन नाम नहीं भी लिखा होता तो भी स्वामी विवेकानंद के जो शिक्षा विचार है, जिसमें अंतर्निहित शक्तियों को बाहर निकालने को उन्होंने शिक्षा माना है, वो विचार इस शिक्षा नीति का, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का प्राण है। धन्यवाद जी। अगला प्रश्न है सोनीपत से एंजेला का। वो पूछिए कि हाउ टू हैंडल द मेंटल स्ट्रेस एंड लैक ऑफ कॉन्फिडेंस अमॉन्ग यंगस्टर्स। एक ही कारण है इस सब का, डिप्रेशन का या लैक ऑफ कंसंट्रेशन का, या इस प्रकार के जो विषाद की स्थिति होती है। whatever all these problems, psychological problems which have got big names like anxiety and all that, only one reason for that is lack of clear vision of goal of life. मेरा जन्म किस लिए हुआ है, क्या करने के लिए मैंने जन्म लिया है, क्या मेरे जीवन का उद्देश्य है। दिस इज द बेसिक थिंग विच इज लैकिंग इन आवर एजुकेशन टुडे। हु एम आई, व्हाट इज द गोल ऑफ माय लाइफ, व्हाट इज द पर्पस ऑफ माय लाइफ। यदि इस बात को हम युवाओं तक पहुंचा पाए और एक हायर पर्पस, एक सबलाइम पर्पस, एक उदात्त जीवन ध्येय यदि हम युवाओं के सामने रख सके, तो ये सारी साइकोलॉजिकल समस्याएं दूर हो सकती है। धन्यवाद जी। पैसे कमाने, पैसा और प्रसिद्धि, ख्याति, फेम और ग्लोरी और ग्लैमर और उसके लिए पैसा, ये शूद्र जीवन के उद्देश्य बना देने से, ये तो कुत्ता भी इसी के लिए जीता है भाई। गोबर में बिलबिलाते कीड़े भी पेट भरने के लिए जीते हैं। हम मनुष्य होकर के यदि इसी के लिए जिए तो हमारा जीवन क्या होगा। उसके कारण डिप्रेशन आता है, उसके कारण लैक ऑफ कंसंट्रेशन होता है। If you don't have a challenge according to your capacity, if you don't take the challenge according to your own capacity, you are going to have lack of concentration. आपकी क्षमता से थोड़े अधिक का चैलेंज लेते हैं तब युवा का जीवन आगे बढ़ता है। धन्यवाद जी। अगला प्रश्न कर्नाटक उत्तर प्रांत से हेमंत जी पूछ रहे हैं कि हाउ कैन वी कंट्रीब्यूट टू द लोकल हिस्ट्री एंड किस तरह से हम रीजनल लैंग्वेज को एक सोर्स ऑफ लिटरेचर के माध्यम से देख सकते हैं। आपने प्रश्न का उत्तर दे दिया है। अपनी भाषा में काम करना शुरू कीजिए, अपनी भाषा में अच्छे काम कीजिए, अपनी भाषा में अच्छे स्तर की कलाकृतियों का निर्माण कीजिए, अपनी भाषा में अच्छे स्तर की पुस्तकों का लेखन कीजिए, अपनी स्थानीय इतिहास के लिए प्राइमरी सोर्सेस पर काम कीजिए। अभी मैंने कुछ दिन पहले पुणे से कुछ 30 किलोमीटर दूर बुद्ध केव्स है, जिस केव्स के अंदर इतना बड़ा इतिहास छिपा हुआ है। अभी मैंने हमारे पुणे आरएफ के ग्रुप पे कुछ दिन पहले डाला। 25-25 साल से पुणे में रहने वाले लोगों को पता नहीं है, अपना लोकल इतिहास पता नहीं है, अपने आसपास की चीजों में जाकर के हमने काम नहीं किया। इसलिए हमको दल बनाने पड़ेंगे, टीमें बनानी पड़ेगी, उसके ऊपर लेख लिखना शुरू करना पड़ेगा, लेखमाला लिखनी पड़ेगी, फिर लेखमाला से पुस्तक बनाने पड़ेंगे। यही तरीका है उसका। धन्यवाद जी। अगला प्रश्न सौरव धार का दक्षिण बांग प्रांत से है। व्हाट शुड बी द फिलॉसफी फॉर सोशल साइंस रिसर्च। सोशल साइंस का एक ही उद्देश्य होना चाहिए, समाज को और देश को जोड़ने वाला रिसर्च होना चाहिए। वर्तमान स्थिति में सारा का सारा रिसर्च तोड़ने वाला रिसर्च हो रहा है। उस तोड़ने वाले रिसर्च के साथ स्थान पर जोड़ने वाला रिसर्च, एकात्मता लाने वाला रिसर्च, जैसे वनवासियों के ऊपर रिसर्च करना है, आदिवासियों के ऊपर, ट्राइबल्स के ऊपर, तो ये रिसर्च होना चाहिए कि ट्राइबल्स की जो जीवन शैली है, उनके जो परंपरा है, बच्चे का जन्म होने के बाद वो क्या करते हैं, विवाह के समय वो क्या करते हैं, किसी वृद्ध की मृत्यु होने के बाद अंत्येष्टि में क्या संस्कार करते हैं, उसके ऊपर रिसर्च करते समय उसका और वैदिक लिटरेचर से, उसका सनातन धर्म की परंपराओं से साम्य क्या है। हमारे नागपुर के नवीन भाई भट्ट है, उन्होंने पूरी की पूरी उनकी पीएचडी इस विषय पर है। अरुणाचल प्रदेश के ट्राइबल्स के और संस्कारों में वैदिक उन्होंने मंत्रों को ढूंढ करके निकाला। ऐसे समानता ढूंढने वाले, भेद ढूंढने के स्थान पर, अलगाव ढूंढने के स्थान पर समानता ढूंढने वाला रिसर्च करना ये बहुत आवश्यक है। सोशियोलॉजी में परिवार की महानता के रिसर्च करने चाहिए। क्या भारत के जीडीपी में परिवारों का कितना बड़ा योगदान है। जो माँ घर में केवल सेवा करती है, नौकरी नहीं करती है, कुछ नहीं करती है, ऐसा जिस माँ के बारे में कहा जाता है, वो जीडीपी में कितना बड़ा योगदान दे रही है। इसके ऊपर इकोनॉमिक्स में रिसर्च होना चाहिए ताकि परिवार की और माँ की महत्ता समाज के सामने आए। ऐसा सोशल साइंसेस का सारा रिसर्च जोड़ने वाला, इंटीग्रेशन वाला होना चाहिए। दैट इज द मेन पर्पस। धन्यवाद जी। अगला प्रश्न डॉक्टर सतपाल रोहतक से है। वो पूछे कि हाउ अ सैटिस्फैक्टरी करियर कैन बी चूजन keeping in mind the new education policy, because
this policy is giving a multiple options which create a situation like putting feet in three boat. ये तो बड़ी विचित्र बात है। अवसर नहीं थे तब हम इस बात के लिए रो रहे थे कि हम जो करना चाहते हैं वो करने को नहीं मिल रहा है। मेरे को संगीत में करियर बनाना था लेकिन मेरे को जबरदस्ती आईआईटी में जाना पड़ रहा है। मेरे को लेखक बनना था लेकिन लेखक का सम्मान नहीं। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति आपको अवसर दे रही है कि आपका जो पैशन है, आपका जो स्वभाव है, आपका जो धर्म है, उसके माध्यम से आप अपना जीवन बना सकते। करियर तो बहुत ही चिल्लर चीज है। करियर का तो मैं विचार ही नहीं करता। जो युवा करियर का विचार करता है उसको मैं व्यापारी समझता हूँ, उसको मैं मतलब पशु समझता हूँ। जीवन में आपको प्राप्त क्या करना है इसका विचार कीजिए ना। आजीविका का क्या विचार कर रहे हो, पेट भरने का क्या विचार कर रहे हो? करियर का अर्थ है आजीविका, नौकरी, पैसा कमाना। अरे उसके लिए थोड़ी जन्म हुआ है। आपको जो करना है उसका विचार करो। पैसा तो आपके पीछे भागेगा, आप इतना पैसा कमाओगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन आपको मन में पैशन क्या है, क्या करना चाहते हो, क्या करने के लिए आपका जन्म हुआ है, ये यदि आप सोचोगे तो आप उसके अनुसार शिक्षा प्राप्त करोगे, उसके अनुसार ज्ञान प्राप्त करोगे, उस ज्ञान का समाज में योगदान करना शुरू करोगे, समाज को उस ज्ञान के आधार पर कुछ देना शुरू करोगे तो आना अपने आप हो जाएगा। कपालभाति में श्वास केवल बाहर छोड़ते हैं तो रक्त के अंदर ऑक्सीजन का प्रमाण बढ़ जाता है। जब हम केवल देने की चिंता करेंगे तो पाना तो अपने आप हो जाएगा। आज के युवा इतने मूर्ख हो गए हैं कि पाने की ही चक्कर में लगे रहते हैं, इसलिए कुछ नहीं पाते। कहते नहीं हमको इतना बड़ा पैकेज मिल गया। अरे मूर्ख, तेरे को भले ही 50 लाख का पैकेज मिल गया हो, इसका अर्थ है जिसकी तू नौकरी कर रहा है वो तेरे 50 लाख तेरे को साल के दे करके 50 करोड़ कमा रहा है। इसका मतलब तेरी कैपेसिटी 50 करोड़ की थी और देने के जगह पाने का विचार करने के कारण, करियर का विचार करने के कारण, अपने जीवन के लक्ष्य को ढूंढने की जगह करियर का विचार करने के कारण यू आर वर्किंग ऑन योर 10% कैपेसिटी, जिसको आप सक्सेस मान रहे हो। दैट इज अ परफेक्ट फेलियर ऑफ 90%। धन्यवाद जी। अगला प्रश्न डॉक्टर दिनेश कुमार झुंझुनू राजस्थान से है। वो पूछे कि युवाओं के योद्धा बनने के बाद आने वाले सामाजिक अड़चने आती है तो उस समय संस्था किस प्रकार से मदद करती है? संस्था कोई मदद नहीं करती, संगठन मदद करता है। संगठन मदद नहीं करता, संगठन शक्ति देता है लड़ने की। समाज में तो आएगी अड़चने, आएगी। अड़चने क्यों नहीं आएगी? कौन से महान व्यक्ति ने बिना अड़चनों के काम किया? संगठित होकर के काम करते तो अड़चनों से अकेले नहीं लड़ते। अपने जैसे 2 4 5 6 और पागल साथ में होते तो 10 पागल एक साथ में होते तो ताकत मिलती है और फिर लड़ लेते। इतना ही काम संगठन करता है, बाकी कुछ नहीं करता। मॉरल सपोर्ट के अलावा संगठन कुछ नहीं करता। संगठन देता कुछ नहीं, संगठन लेता है सिर्फ। हमको संगठन को देना है, संगठन हमको कुछ नहीं देगा। धन्यवाद जी। अगला प्रश्न उत्तर प्रदेश प्रांत से सुल्तानपुर से है, प्रिया पांडे का। वो पूछिए कि क्या आज के युवा सही दिशा में जा रहे हैं या वो अपने ही मार्ग से पथभ्रष्ट हो रहे हैं? आज के नहीं, हमेशा के युवा सही दिशा में ही जाते हैं। मैं युवाओं को कभी गलत नहीं मानता, क्योंकि जब हमारी मनुष्य की टेक्नोलॉजी हर जनरेशन में ज्यादा बेहतर होती जाती है। पुराने मॉडल से नए मॉडल का मोबाइल आपका ज्यादा अच्छा है ना। 5 साल पहले जो मोबाइल आपने खरीदा था उससे आज का मोबाइल ज्यादा अच्छा है ना। नेक्स्ट जनरेशन का मोबाइल 3G से 4G ज्यादा फास्ट है ना, और 4G से 5G ज्यादा फास्ट होगा। तो 3G के बाद 4G जो मनुष्य ने बनाया है, 4th जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन, वो यदि 3G से फास्ट है, 4G के पास जो 5G बनाएगा या 7G बनाएगा या 10G बनाएगा वो 3G और 4G से भी फास्ट होगा। तो फिर भगवान का ये कौन सा जनरेशन है अपना भाई? 16वां, 21वां, 25वां, 50वां, 260वां, 1760वां। हमारा जनरेशन पिछली वाली जनरेशन से खराब कैसे हो सकता है? मनुष्य की टेक्नोलॉजी ग्रो करेगी और भगवान की टेक्नोलॉजी खराब होगी? मैं इस बात को कभी नहीं मानता। स्वामी चिन्मयानंद जी का एक बहुत सुंदर वाक्य है। स्वामी चिन्मयानंद जी कहते हैं कि लोग कहते हैं इस देश का युवा यूजलेस है। अंग्रेजी में यूजलेस शब्द प्रयोग होता है। वो स्वामी चिन्मयानंद जी कहते थे नो नो, इट इज नॉट यूजलेस, द यूथ इज यूज्ड लेस। उसका उपयोग नहीं कर रहे, उसकी क्षमता का। कौन उपयोग करेगा? दूसरा तुम्हारी क्षमता का उपयोग करेगा क्या? मेरी क्षमता का तुम उपयोग करोगे क्या? मेरी क्षमता का मैं उपयोग करूंगा। यू आर यूजलेस बिकॉज यू आर नॉट यूजिंग योर कैपेसिटी। यू आर यूज्ड लेस, दैट्स व्हाई यू आर यूजलेस। इसलिए आज का युवा सही दिशा में जा रहा है। पिछले 10 वर्षों में, 15 वर्षों में तो युवाओं के बीच में ऐसा चमत्कार, ऐसा आत्मविश्वास मैंने देखा है। पहले इस देश का युवा सोचता था जो अच्छा होगा वो देश के बाहर होगा। आज इस देश का युवा कहता है जो दुनिया में होता है वो यहाँ क्यों नहीं हो सकता।
यदि दुनिया व्हाट्सएप बना सकती है तो हम भारत मैसेंजर क्यों नहीं बना सकते? दुनिया जूम बना सकती है तो हम अपना क्यों नहीं बना सकते कोई ना कोई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल? दुनिया में बुलेट ट्रेन चल सकती है तो भारत में क्यों नहीं चल सकती? यदि 4 लेन की सड़कें जापान में बन सकती है तो भारत में 13 लेन की क्यों नहीं बन सकती? ये सोचने वाला युवा इस देश में आज है हर क्षेत्र में, इसलिए हम मंगलयान पे पहुंचे। इसलिए भारत का युवा सही दिशा में है, कोई उसमें गलती नहीं है। केवल हम जैसे लोगों को वैचारिक नेतृत्व करने की आवश्यकता है। हम वैचारिक नेतृत्व नहीं करेंगे तो वैक्यूम मूर्ख अभिनेता या नेता भरेंगे, स्वार्थी नेता या मूर्ख अभिनेता भरेंगे। मूर्ख अभिनेता उस वैक्यूम को भर करके नेतृत्व करेंगे तो लोग बाल कटाएंगे, जीन्स फाड़ेंगे और कपड़े उल्टे सीधे फैशन के चलेंगे, क्योंकि उनको उनके अंदर तो ताकत बहुत अच्छी है, उनके अंदर तो दिशा सब अच्छी थी, लेकिन नेतृत्व गलत आदमी ने दे दिया। और क्यों गलत आदमी ने दे दिया? क्योंकि हमारे जैसे देशभक्त लोग, हमारे जैसे प्रतिभावान लोग, हमारे जैसे गुणी लोग, हमारे जैसे विद्वान लोग अपने स्वार्थ में, अपने करियर में, अपनी नौकरी में, अपनी छोकरी में फंसे रह गए। धन्यवाद जी। अगला प्रश्न है कि व्हाट वाज द थॉट ऑफ स्वामी जी अबाउट मेडिसिनल प्लांट्स एंड बायोडाइवर्सिटी ऑफ इंडिया? नहीं, उन्होंने इसके बारे में कुछ नहीं कहा है। स्वामी विवेकानंद को व्यक्ति की इतनी चिंता थी कि बाकी विषयों पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। गोरक्षा वाले भी उनके पास गए थे तो गोरक्षा वालों को डांट दिया था उन्होंने। बोले मनुष्य मर रहा है उसकी पहले रक्षा कर लो तो मनुष्य गायों की रक्षा कर लेगा, मनुष्य मर जाएगा तो गायों की रक्षा कौन करेगा? तो स्वामी विवेकानंद तो इतने कट्टर और मनुष्य के और जीवन उठाने के लिए वो कहे पहले मनुष्य जीवन ऊपर उठ जाए, ये अज्ञानी, अंधकारी और अपने कीचड़ में जीने वाले मेरे बंधु जब तक जीवित है तब तक मुझे और कुछ नहीं चाहिए। वो तो अध्यात्म की भी बात नहीं करते थे। इसलिए बायोडाइवर्सिटी, मेडिसिनल प्लांट के बारे में स्वामी विवेकानंद ने बहुत कुछ नहीं कहा है। धन्यवाद जी। अगला प्रश्न यह है कि हाउ टू कन्वे आवर मैसेजेस टू आवर यूथ फ्रॉम मुस्लिम कम्युनिटी? पहले हिंदुओं को बता दो भाई, मुस्लिमों को बताने के चक्कर में अभी मत पड़ो। अभी 100 करोड़ हिंदुओं को संगठित कर लोगे तो मुसलमान अपने आप आपके साथ आ जाएंगे। खुद होकर के जो आता है वो उसको समझाने की जरूरत नहीं, वो आता है। हमारे मजहर हसीफ है जेएनयू के, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति की समिति के प्रमुख थे, अपने अनेक प्रांतों में उन्होंने जाकर के शिक्षा नीति पर भाषण दिया। हमारा ग्वालियर का इमरान खान है जो हनुमान जी का भजन भी बहुत अच्छे से बोलता है। तो ऐसे लोगों को समझाना नहीं पड़ता, जो अपने आप आ जाते हैं। अभी बहुत ज्यादा उनको या किसी और को समझाने के लिए अंदर शक्ति व्यर्थ करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अभी अपन ने जो जिनका जन्म सनातन संस्कृति में हुआ है उनको ही अभी संगठित नहीं कर लिया है। पहले उनको संगठित कर ले तो साथ साथ जो आते हैं, मनाही किसी को नहीं है। भारतीय शिक्षण मंडल में मुसलमान क्रिश्चियन आ नहीं सकते ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल आ सकते हैं, लेकिन जबरदस्ती मुसलमानों के बीच में जाकर के काम करने वाली स्थिति अभी अपनी आई नहीं है। वो अपना काम नहीं है, उसके लिए अन्य संगठन, राष्ट्रवादी मुस्लिम मंच वगैरह काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। वो उनका काम है, उनको उसकी टेक्निक आती है, वो उसमें काम करेंगे। अपना काम भारतीय संस्कृति में रिसर्च करके भारतीय संस्कृति को मानने वाले लोगों को एकत्रित करना, वो उसकी उपासना पद्धति चाहे जो हो, वो पारसी हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। वो भारतीय संस्कृति को मानता है और भारतीय संस्कृति में काम करना चाहता है, तो उसको जोड़ना, उसके साथ में काम करना, ये अपना काम है। जी, लास्ट प्रश्न लेना चाहता हूँ, समय हो रहा है। अमित कुमार तिवारी रेवा से पूछ रहे हैं कि जो युवा शिक्षण संस्थानों से नहीं जुड़े हुए हैं और नशे के चपेट में हैं, उन तक स्वामी विवेकानंद जी का विचार कैसे पहुंचे? इसके लिए अपने को विभिन्न प्रकार के माध्यमों का प्रयोग करना पड़ेगा। सारे युवा आजकल वीडियो से और टीवी से, यूट्यूब से जुड़े हुए हैं। उन सबको अपने को, उन सब के लिए अपने को उस प्रकार का कंटेंट तैयार करना पड़ेगा। वो वैचारिक नहीं है, वो पढ़ते नहीं है, लेख नहीं पढ़ते, अखबार नहीं पढ़ते, लेकिन वो यूट्यूब तो देखते हैं, वो व्हाट्सएप तो देखते हैं। तो उनको उसके लिए उस प्रकार का कंटेंट अपने को डेवलप करके देना पड़ेगा, तब उस प्रकार की बात होगी। किसी ने पूछा भारत की उच्च प्रतिभा विदेशों में जाने के लिए क्यों विवश है? अरे कोई विवश नहीं है यार, कोई विवश नहीं है। अपने स्वार्थ के लिए जाती है बाहर, कोई विवशता की बात नहीं है। इसरो
जैसा चमत्कार भारत में होता है। जॉर्ज कुरियन जैसे लोग इस देश में रह करके विदेशों से इतने ऑफर थे नहीं गए, इस देश में रह करके अमूल जैसी क्रांति आज से 20-25 साल पहले करते हैं, 50 साल पहले करते हैं। जगदीश चंद्र बसु आज से 100 साल पहले अटाले में कबाड़ के कमरे में जाकर के कबाड़ में से यंत्र बना करके अनुसंधान कर लेते हैं। इसलिए ये झूठे बहाने जो बनाता है कि फैसिलिटीज नहीं है, ये नहीं है, कुछ नहीं, अपने स्वार्थ के लिए लोग विदेश जाते हैं, खुद की जेब भरने के लिए, पैसा कमाने, अपने माता पिता को और मातृभूमि को छोड़ करके जाते हैं। पिछले जन्मों के पाप होते हैं वो विदेश में जाता है, पिछले जन्म के पुण्य किए होते हैं वो भारत में जन्म लेता है और भारत में ही रहता है। बहुत सारे प्रश्न हैं जिनके उत्तर अभी अपन समय के कारण नहीं ले सके। मैं मेरा मेल आईडी चैट बॉक्स में डाल रहा हूं, आप अपने प्रश्न मुझे मेल कर सकते हैं और उत्तर पा सकते हैं। धन्यवाद जी। धन्यवाद। मैं कृतज्ञता प्रकट करने के लिए हमारी अखिल भारतीय युवा आयाम प्रमुख आदरणीय डॉक्टर नीता वाजपेयी जी से अनुरोध करता हूँ कि वे आए और कृतज्ञता प्रकट करें। राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर युवा आयाम के द्वारा आयोजित मां मांगती वैचारिक योद्धा विषय पर पूरे देश भर से जुड़े हुए मेरे युवा विवेकानंद, जैसा कि अभी हम सब ने आदरणीय मुकुल जी की वाणी को सुना और उसके पीछे के दर्द और व्यथा को भी सबने महसूस किया होगा, मुझे ऐसा लगता है। तो उस वैचारिक योद्धा बनने की तैयारी में जुड़े हुए मेरे सभी योद्धाओं को मैं नमस्कार करती हूँ और साथ ही इस कार्यक्रम में जो इतने कम समय में जो आप सब लोगों ने पंजीयन कराया, जुड़े और आज जूम के माध्यम से या फेसबुक के माध्यम से अन्य किसी माध्यम से आज हमसे आप जुड़े हुए हैं। निश्चित तौर पर आज हम परोक्ष रूप से मिल रहे हैं, पर कल जब कोविड की स्थिति नॉर्मल हो जाएगी तो हम प्रत्यक्ष रूप से मिलेंगे और उस वक्त हम बहुत अच्छे से एक दूसरे को जान पाएंगे, पहचान पाएंगे। तो मैं पूरे भारतीय शिक्षण मंडल की युवा आयाम की ओर से आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। साथ ही हमारे बीच में हमारे भारतीय शिक्षण मंडल के अखिल भारतीय संगठन मंत्री आदरणीय मुकुल कानिटकर जी हैं, जो स्वयं विवेकानंद को जिया है और जीते हैं। आज उनकी सारी कार्यशैली, जीवन पद्धति कहीं से भी आप देख लीजिए, वो मुझे कभी कभी दूसरे विवेकानंद लगते हैं जब मैं उनसे चर्चा करती हूँ, बात करती हूँ। तो ऐसे अद्भुत व्यक्तित्व जब हमारे बीच में होते हैं तो निश्चित तौर पर हमारे अंदर एक नई प्रेरणा, एक नई शक्ति पुंज का जन्म होता है और जो सीधे सीधे हमको भारत माता के चरणों की ओर जोड़ता है और सेवा करने के लिए प्रवृत्त करता है। ऐसे हमारे अखिल भारतीय संगठन मंत्री का भी मैं युवा आयाम की तरफ से हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ कि जिनका सतत मार्गदर्शन और प्रेरणा युवा आयाम को मिलती है। और आज देश भर के युवा जो आज संचार के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हैं, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से उनके जीवन में भी परिवर्तन आज से शुरू हो जाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। मैं पूरे युवा आयाम के तरफ से श्रद्धा के साथ आपका हृदय आभार व्यक्त करती हूँ। साथ ही इस पूरे कार्यक्रम को सफल बनाने में मेरे अनुज आदरणीय अमित जी, अंकित जी, अनुपम भाटिया जी, सूरज जी, प्रियंका जी, विशेष करके आनंद भैया, आनंद अग्रवाल जी और भी तमाम आदर्श जी, शायद मैं बहुत सारा नाम छोड़ भी रही होंगी समय की कमी के कारण। ऐसे मेरे सभी प्रांत के युवा आयाम के जितने भी प्रमुख सह प्रमुख है जिन्होंने रात दिन एकत्रित करके इतना पंजीयन कराया और आज जुड़े हुए हैं, उन सबका भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। साथ ही आभार व्यक्त करने से ही यहाँ काम नहीं बनेगा, बल्कि हम सबको प्रण लेना है आज अपने आप को। आज इतना बड़ा दिन है, हमारा दिन है, युवाओं का दिन है, स्वामी विवेकानंद का दिन है कि आज हम प्रण कर लें कि कम से कम 2 से 3 घंटा, 4 घंटा प्रतिदिन मैं भारत माता की सेवा के लिए समर्पित रहूंगा। और अगर मेरी शिक्षा पूरी हो गई है या मैं शिक्षा के अंतिम चरण में हूँ तो क्या आने वाले 1 साल 2 साल मैं भारतीय शिक्षण मंडल से विस्तारक के रूप में जुड़ करके एक वैचारिक योद्धा बनने की लड़ाई में मैं आगे आ सकता हूँ क्या? आज ये प्रश्न आज सभी युवाओं के सामने है और मेरा उनसे भी ये आग्रह रहेगा कि आज हम सोचें कि आज हमने भारत की आंतरिक स्थिति को भी देखा और बाह्य स्थिति को भी देखा। कहीं हम बहुत ताकतवर हैं और कहीं हम अपने आप से लड़ रहे हैं। तो इस संघर्ष की स्थिति में
एक युवा होने के नाते अपने देश के प्रति, अपने समाज के प्रति मेरा क्या कर्तव्य है, इस भावना को फलीभूत करते हुए क्या मैं आज इस कार्यक्रम से संकल्प लेता हूं या लेती हूं कि मैं प्रतिदिन 2 से 3 घंटे, जो मेरी क्षमता है, जो मेरा स्वभाव है, क्योंकि मुझ में वायु का वेग है, युवा मतलब वायु का वेग, उस वेग के आधार पर मैं एक सही दिशा में कदम उठा सकता हूं या उठा सकती हूं और अपने आप को भारत माता की सेवा के लिए प्रस्तुत कर सकता हूं। ये विचारणीय प्रश्न आज हम सबके सामने है और मेरा सभी ऐसे युवाओं से आग्रह रहेगा कि इस प्रश्न को आज मंथन करें, विचार करें, सोचें और फिर उसका उत्तर ढूंढने का प्रयास करें। इतना कहते हुए मैं पुनः सभी का हृदय से आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात को समाप्त करती हूँ। जय हिंद, जय भारत।